मौसम की तो पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध का राज है। ओकाड़ा, साहिवाल, मियां चुन्नू, गुजरांवाला, गुजरात में शाहराहें गुम हो गई हैं। सियालकोट, शेखुपुरा, रावलपिंडी, जेहलम और सरगोदा में भी शदीद धुंध के डेरे। हर तरफ धुंध की सफेदी छा गई। बाज़ जगहों पर हद निगाह सिफर हो गई। मोटरवे लाहौर, पिंडी, भटियां, फैसलाबाद, गोजरा और खानीवाल तामुल्तान बंद कर दी गई हैं। तुर्जमान मोटरवे पुलिस ने ड्राइवर्स को फोग लाइट्स के इस्तेमाल की हिदायत भी कर दी है। जी बिल्कुल, ये तमाम सूरत हाल है। मनाज़िर भी आप देख सकते हैं मुख्तलिफ शाहराहों से, जब पंजाब के मैदानी इलाकों में शदीद धुंध है गुज़िश्ता रात से ही, और मोटरवे भी गुज़िश्ता रात बंद किया गया, लेकिन अल सुबह जो है उसको खोल दिया गया है चंद मकामात से। और अभी ये सूरत हाल है कि मुख्तलिफ शहरों से यही खबरें हैं कि अभी भी शदीद धुंध है। लाहौर और गिरदोनवा में शदीद सर्दी और धुंध का राज है। कई मकामात पर हद निगाह सिफर हो गई। शहर का दर्जा हरारत कम से कम 5 और ज़्यादा से ज़्यादा 21 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। और महकमे मौसमियात के मुताबिक आइंदा चंद रोज़ तक मौसम मज़ीद सर्द रहेगा। मज़ीद बात करते हैं शाहरुख नदीम से। शाहरुख, बताएगा मौसम का क्या अहवाल है और क्या कहना है महकमे मौसमियात का? लाहौर का मौसम कैसा रहेगा आइंदा चंद रोज़? जी बिल्कुल अबूज़र, अगर बात की जाए शहर लाहौर के मौसम की, तो शहर लाहौर में भी सुबह से ही सर्दी और धुंध की शिद्दत में काफ़ी इजाफा देखने में आया है। इस साल में जो सबसे ज़्यादा धुंध पड़ी है वो इन्हीं दिनों में पड़ी है कि सुबह से ही कई मकामात पर जो हद निगाह थी वो सिफर हो गई थी, और जो मोटरवे था रात के वक्त उसे भी बंद कर दिया गया था। जबकि अब जैसे धुंध की कमी में थोड़ी सी धुंध की शिद्दत में थोड़ी सी कमी आई है, तो जो मोटरवे है उसको भी पार्शली तौर पर खोल दिया गया। जबकि जो हदायत जारी की जा रही है मोटरवे पुलिस की जानिब से कि जब वो सफ़र करें तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें। इस वक्त अगर मौसम की बात की जाए तो इस वक्त भी कुछ जो मैदानी इलाके हैं शहर लाहौर के, वहाँ धुंध का राज है, जबकि कुछ इलाकों में सूरज भी निकला हुआ है। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस वक्त जो शहर का दर्जा हरारत है वो 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। उसके साथ जो ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत रहने का इम्कान है वो 21 डिग्री सेंटीग्रेड, जबकि कम से कम 5 डिग्री सेंटीग्रेड रहने का इम्कान है। हवा में जो नमी है उसका तनासुब 72% है, जबकि जो हवाएँ हैं वो भी 3 से 4 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से ये बताया गया है कि आज जो सारा दिन है वो इसी तरीके से रहेगा कि जो धूप है वो निकली रहेगी, जबकि जो मैदानी इलाके हैं वहाँ कुछ देर तक फॉग रहेगी, उसके बाद फॉग ख़त्म हो जाएगी। जबकि रात को दोबारा जो धुंध है वो छा जाएगी पूरे लाहौर पर, पूरे शहर लाहौर पर। जबकि आने वाले 1-2 रोज़ तक मौसम इसी तरीके से सर्द और जो धुंध की लपेट में शहर रहेगा। जी सही शाहरुख, जिस तरह आपने बताया कि आइंदा चंद रोज़ भी ऐसे ही रहेंगे, तो ये बताइएगा कि लाहौर शहर की हम खुसूसन बात कर रहे हैं, तो किन किन इलाकों से खबरें आ रही है कि बिल्कुल ही हद निगाह अभी भी सिफर है, और कौन सी ऐसी शाहराहें हैं लाहौर की जहां पर जो है ट्रैफिक अब रूटीन में आ गई है? जी बिल्कुल, अगर हद निगाह सिफर की बात की जाए तो जो बेन कनाल रोड है वहाँ भी हद निगाह सिफर है। उसके अलावा जो लाहौर के मैदानी इलाके हैं, जो शहर से दूर इलाके हैं, जैसे बहरिया टाउन, अस्करी 11 और इसके आसपास के जितने इलाके हैं, उस तरफ जो धुंध है वहाँ उसकी शिद्दत काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि मैदानी इलाके हैं, खुले इलाके हैं, जिसकी वजह से वहाँ जो धुंध है वो ज़्यादा पड़ी है। जबकि जो शहरी गुंजान आबाद इलाके हैं वहाँ धुंध की शिद्दत है वो कम है। जहाँ धुंध ज़्यादा पड़ी है वहाँ भी ट्रैफिक तो रवां दवा है, मगर जो शहरियों को हदायत जारी की जा रही है कि आप जब सफ़र करें धुंध में तो फॉग लाइट का इस्तेमाल करें, और साथ डबल इंडिकेटर, और जो स्पीड है उसको आहिस्ता रखें। इस वक्त जैसे जैसे अब दिन मज़ीद आगे जाता रहेगा, जो धुंध है उसकी शिद्दत में पूरे लाहौर में अब कमी आती रहेगी। जी शाहरुख, बहुत शुक्रिया आपका। उधर ओकाड़ा में धुंध के बायस 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई। हादसे में एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए। आपको बताते चले ओकाड़ा से, जहां धुंध के बायस 5 गाड़ियां आपस में टकरा गई हैं, और हादसे की वजह से एक शख्स जाँ बहक और 2 अफराद शदीद जख्मी हो गए हैं। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। मजीद भी जानेंगे इस्लामाबाद से रुजीना अली से। जी रुजीना, बताइएगा।
जी शहर इक़्तिदार इस्लामाबाद में तो आज सूरज ने बादलों की छुट्टी कर दी है। यहाँ पर मतला साफ है, लेकिन सर्दी जो है बहुत ज़्यादा है, क्योंकि आज यहाँ पर कम से कम दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया है। जबकि पाकिस्तान के दीगर इलाकों की बात करें तो मौसम सर्द और खुश्क रहेगा। महकमा मौसमियात का कहना है कि पंजाब के मैदानी इलाकों में और सिंध के बाज़ इलाकों में शदीद धुंध पड़ने का इम्कान है, जबकि जो शुमाली इलाका जात है वहाँ पर जो है मौसम अबरालूद रहेगा, सर्दी भी ज़्यादा रहेगी। लेकिन जो अच्छी बर्फबारी है वो तो 18 जनवरी से ही सिलसिला आ रहा है, तभी होगी। मलके कौसार मरी में कम अज़ कम जो है -2 डिग्री सेंटीग्रेड दर्जा हरारत रिकॉर्ड किया गया है। वहाँ पर भी शदीद जो है सर्दी है, लेकिन वहाँ पर भी अभी जो है आज और कल में तो बर्फबारी की तवक्को नहीं की जा रही। 18 जनवरी से और उसके बाद ही जो है आगे मज़ीद अच्छी बर्फबारी होगी। यहाँ पर इस्लामाबाद में आज शहरी जो है अपने आप को धूप सेंकते हुए सर्द और खुश्क मौसम का लुत्फ यूं ही दिन भर उठाते रहेंगे। जी रोजीना, शुक्रिया आपका। शहरी हो जाए तैयार, मूसलाधार बारिश बरसाने वाली हवाएं कल से पाकिस्तान का रुख करेंगी। 18 से 25 जनवरी तक तेज बारिशें होंगी। मरी समेत शुमाली इलाकों में कई फीट बर्फबारी भी की घंटी भी बजा दी गई है, जबकि बारिश और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग का भी खतरा रहेगा। खबरदार, होशियार, शहरी सर्दी और बारिश से बचने की तैयारी कर लें, क्योंकि बारिश बरसाने और बर्फबारी वाले बादल कल से पाकिस्तान का रुख करेंगे। पाकिस्तानियों को असल सूरत हाल का सामना होगा 18 जनवरी से। इंतजामिया तमाम इंतजामात मुकम्मल कर ले, क्योंकि मुसलसल बारिशों और बर्फबारी से लैंडस्लाइडिंग के वाक़यात भी हो सकते हैं, और महकमा मौसमियात ने भी इस बारे में इंतजामिया को खबरदार कर दिया है। 18 जनवरी से शुरू होने वाले ये सिलसिला 25 जनवरी तक जारी रहेगा। इस दौरान कहीं बूंदाबांदी तो कहीं तेज और मूसलाधार बारिश होगी। पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान, गिलगित, कश्मीर और खैबर पख्तूनख्वा में भी बादल गरजेंगे भी और बरसेंगे भी। बारिश के बाद हम कुछ बात कर लेते हैं बर्फबारी की। मलका कौसार, मरी, इसके अलावा चित्राल, कालाम और दीगर बाला इलाकों जिनमें गिलगित, सवात, मालमजबा, गलियात, नारान, कागान, वादी कोयटा, चमन और फाटा के बाला इलाके शामिल हैं। यहाँ पर कई फीट बर्फबारी की पेशगोई की गई है, जिससे सर्दी की शिद्दत में भी इजाफा हो जाएगा। पाकिस्तानी मौसम के बाद बात करेंगे यूरोप की, जिसके कई मुल्कों में 30 साल की बदतरीन बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ हादसात में हलाकत 28 हो गई। स्विट्जरलैंड, जर्मनी, ऑस्ट्रिया और फ्रांस के पहाड़ी इलाकों में शदीद बर्फबारी के बायस तूदे गिरने के खतरात भी बढ़ गए। बाज़ मकामात में 24 घंटों के दौरान 10 फीट तक बर्फबारी हुई। स्विट्जरलैंड में डेविस और चंद शहरों के जमीनी रास्ते भी बंद हो गए। सियाहों समेत तकरीबन 2200 अफराद का राब्ता भी कट कर रह गया। स्विट्जरलैंड में बर्फानी तूफान के खदशे के पेश नजर बर्फीले मकामात पर धमाके करके स्नोई बर्फानी तूफान किया गया। बर्फानी तूफान के खतरे के बायस हेलीकॉप्टर से धमाका खेज मवाद फेंका गया। हुकूमत का कहना है कि तूफान से हलाकतों का अंदेशा है, इसलिए हिफाजती इकदाम पर पहले से मौजूद बर्फ के पहाड़ों को तोड़ा जा रहा है। तो आपको अपडेट कर रहे हैं स्विट्जरलैंड से, जहां बर्फानी तूफान के खदशे के पेश नजर बर्फीले मकामात पर धमाके करके मसनूई बर्फानी तूफान किया गया। दुनिया के बेशतर ममालिक सर्दी की लपेट में है, वहीं ऑस्ट्रेलिया में शदीद गर्मी है। रवा साउथ वेल्स में पारा 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के जनूब मशरकी इलाकों में दर्जा हरारत में इजाफा भी हो गया है। शहरियों के साथ साथ जानवर भी गर्मी से सिताए हुए हैं। सिडनी के चिड़ियाघर में गर्मी से बचाव के लिए जानवरों के लिए खुसूसी इंतजाम भी किए गए। आगे बढ़े आपको बताएं, लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी भी मुअत्तल कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशन की एक रोज़ के लिए गैस बंद कर दी है। तो ये तमाम मामला है, आवाम सार्फिन जो हैं वो भी परेशान हो सकते हैं। लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के बाद सीएनजी सेक्टर को गैस की फराहमी मुअत्तल कर दी गई है। सुई नॉर्दर्न गैस कंपनी ने सीएनजी स्टेशन की एक रोज़ के लिए, जो कि आज का रोज़ है, गैस बंद कर दी है।
ادھر اود شریف میں 3 روز قبل اغوا ہونے والا بچہ تاوان نہ ملنے پر قتل کر دیا گیا۔ 9 سالہ احسن کو اغوا کر کے 20 لاکھ تاوان مانگا گیا تھا۔ احسن کو اغوا کرنے والا اس کا کزن نکلا۔ پولیس نے مرکزی ملزم کو گرفتار کر لیا ہے۔ ملزم نے قتل کر کے لاش گھر میں ہی دفنا دی تھی۔ تو انتہائی افسوسناک یہ حادثہ ہے۔ اود شریف میں 3 روز قبل اغوا ہونے والا بچہ تاوان نہ ملنے پر قتل کر دیا گیا۔ انتہائی افسوسناک واقعہ، 9 سالہ احسن کو اس کے کزن نے ہی قتل کیا تھا۔ ادھر مظفر گڑھ کے علاقے شاہ جمال میں غیرت کے نام پر نوجوان پر تشدد کیا گیا۔ ہاتھ پاؤں باندھ کر اس پر ڈنڈے بھی برسائے گئے۔ پوری بستی کے سامنے منہ کالا کر کے ناک کاٹنے کی بھی کوشش کی گئی۔ ملزموں کو شک تھا کہ نوجوان کے ان کے خاندان کی لڑکی کے ساتھ تعلقات ہیں۔ 24 نیوز نے فوٹیج حاصل کر لی ہے۔ تو یہ مناظر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس قدر اس نوجوان کو تشدد کا نشانہ بنایا گیا ہے اور ڈنڈے اس پر برسائے گئے ہیں اور ہاتھ پاؤں باندھ کر اس کو شدید تشدد کیا گیا ہے۔ ناظرین، یہ 2 تصویریں جو آپ دیکھیں گے، پہلی تصویر میں باحجاب لڑکی یمنی ہے۔ اپنے ملک میں جنگ و وحشت بھوک سے بھاگ کر لڑکی کینیڈا پہنچتی ہے۔ اسے زنجیروں پہ جکڑ کر جیل میں ڈالا جاتا ہے۔ اس کی تذلیل اور تحقیر کی جاتی ہے۔ دوسری لڑکی سعودی ہے۔ رہف محمد القانون اپنے ملک میں عیش و عشرت کی زندگی گزار رہی تھی۔ فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزارنے کویت گئی اور کویت سے یہ لڑکی بھاگ کر تھائی لینڈ پہنچی۔ تھائی لینڈ میں اس نے ٹویٹر ہینڈل سے اعلان کیا کہ انہیں اپنے والدین کی طرف سے خطرہ ہے، وہ اسلام ترک کر چکی ہے۔ انسانی حقوق کے ذمہ داران تھائی لینڈ ایئرپورٹ پہنچے۔ مختلف ممالک نے ان کے لیے اپنے دروازے بھی کھول دیے۔ یہ کینیڈا پہنچی۔ ٹورانٹو ایئرپورٹ پر سینکڑوں کیمروں، حقوق انسانی کے کارکنوں اور اعلیٰ حکومتی اہلکاروں نے اس کا استقبال کیا۔ نام نہاد انسانی حقوق کی تنظیموں کو دوہرا معیار جو ہے یہ دیکھنے میں آیا اور مغرب کی منافقت سمجھنے کے لیے یہ 2 تصویریں ہی کافی ہیں۔ ادھر کینیڈا میں پناہ لینے والی سعودی لڑکی رہف اسلام اقدار بھول چکی ہے۔ جیسے ہی کینیڈا پہنچی، رہف نے پہلے تو یہ کہا کہ اس کی تقلید کرتے ہوئے بہت سی سعودی لڑکیاں گھروں سے بھاگیں گی۔ اب وہ اسلام میں حرام کرا دیے گئے جانور کا گوشت بھی کھاتی ہے۔ اس نے سوشل میڈیا پر خود بتایا کہ حرام جانور کا گوشت پہلی مرتبہ کھانا اس کے لیے کیسا تجربہ رہا۔ رہف مشہور امریکی برانڈ کی کافی پیتی ہے اور مختصر کپڑے پہن رہی ہے جو اسلامی طرز معاشرت کی سراسر نفی ہے۔ دوسری جانب برطانوی وزیر اعظم تھریسا مے کے خلاف تحریک عدم اعتماد ناکام ہو گئی۔ تحریک عدم اعتماد ناکام ہونے سے برطانوی وزیر اعظم کی حکومت اب بچ گئی ہے۔ تحریک عدم اعتماد کے خلاف 325، حق میں 306 ووٹ پڑے اور تھریسا مے کے خلاف تحریک عدم اعتماد 19 ووٹوں سے مسترد ہو گئی ہے۔ تو جو بچ گئی ہے حکومت وزیر اعظم تھریسا مے کی اور ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے۔ کام کریں لیکن تنخواہ نہ مانگیں۔ ٹرمپ انتظامیہ نے شٹ ڈاؤن کی وجہ سے ڈیوٹی پر نہ ملازمین کو واپس بلا لیا۔ ٹرمپ انتظامیہ نے انٹرنل ریونیو سروس، محکمہ ہوابازی، خوراک اور ادویات کی نگرانی کے محکمے کے ہزاروں سرکاری ملازمین کو کام پر آنے کا کہا ہے۔ انتظامیہ کا مزید کہنا تھا کہ انہیں تنخواہ اسی وقت ملے گی جب شٹ ڈاؤن ختم ہوگا۔ تو یہ تمام معاملہ جو ہے وہ طول پکڑ چکا ہے اور ابھی تک یہ معاملہ جو ہے وہ رکنے میں نہیں آ رہا۔ شٹ ڈاؤن ابھی بھی جاری ہے۔ ملازمین کو ابھی بھی تنخواہیں جو ہیں وہ نہیں ملی، لیکن ان کو واپس بلا لیا گیا کہ کام پر آؤ، تنخواہ بعد میں دیں گے۔ اور ادھر امریکی نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد بالآخر آج پاکستان پہنچ جائیں گے۔ زلمے خلیلزاد کی آج شام دفتر خارجہ میں ملاقات بھی شیڈول کی گئی ہے۔ زلمے خلیلزاد اور لیزا کرٹس کل وفود کی سطح پر مذاکرات اور اعلیٰ سطح کی ملاقاتیں بھی کریں گے۔ تو بالآخر جو ہے یہ پہنچ رہے ہیں نمائندہ خصوصی برائے افغان مفاہمتی عمل زلمے خلیلزاد، جو کہ 2 بار پہلے جو ہیں اپنا دورہ مؤخر کر چکے ہیں۔
आगे बढ़े आपको बताएं, वफाकी हुकूमत के लिए हज पॉलिसी तश्कील देना बदसर बन गया है। महंगे हज को कैसे सस्ता बनाया जाए, PTI हुकूमत ने सर जोड़ लिए हैं। वजारत मजहबी उमूर ने हज अखराजात में इजाफे की समरी भी तैयार कर ली है। वजारत मजहबी उमूर को वज़ीर आज़म इमरान खान के हिदायत का इंतज़ार है। नई पॉलिसी के तहत हज अखराजात 4 लाख रुपए तक होने का इम्कान है। इससे कबल जनूबी रीजन के लिए हज अखराजात 2,70,000 रुपये, जबकि शुमाली रीजन के लिए हज अखराजात 2,80,000 रुपये रखे गए थे। पाकिस्तान में गैर मुल्कियों ने डॉलर लगाने कम कर दिए हैं। रवां माली साल मजमूई तौर पर बैरूनी सरमाकारी पहले से 77% कम हुई है। स्टॉक मार्केट से 42 करोड़ डॉलर भी निकल गए। रवां माली साल की पहली शशमाही के दौरान पाकिस्तान में गैर मुल्कियों की तरफ से मजमूई तौर पर 89 करोड़ 95 लाख डॉलर की नई सरमायाकारी की गई, जो गुज़श्ता माली साल की इस मुद्दत से 3 अरब 5 करोड़ डॉलर कम है। स्टेट बैंक के मुताबिक जुलाई से दिसंबर के इख्तिताम तक गैर मुल्की निजी शोबे की तरफ से सनती शोबे में बराह रास्त सरमायाकारी का हकीकी हुजम 1 अरब 31 करोड़ 92 लाख डॉलर रहा, जो पहले से 31 करोड़ डॉलर कम है। इस दौरान स्टॉक मार्केट में नई सरमायाकारी की बजाय पहले की जाने वाली सरमायाकारी से भी 41 करोड़ 98 लाख डॉलर का इनखलात देखा गया। रवां माली साल में भी अभी तक सबसे ज्यादा 75 करोड़ 42 लाख डॉलर की नई सरमायाकारी चीनी सरमायाकारों की तरफ से की गई। ताहम ये भी गुज़श्ता साल से 32% कम है। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट से सबसे ज्यादा 19 करोड़ 62 लाख डॉलर अमरीकी सरमायाकारों ने निकाले। खबरें और भी हैं, मगर यहाँ वक्त हुआ एक ब्रेक का। हमारे साथ रहिए। सिर्फ एक स्कैन पर I don't just talk, I walk the walk. I say I'm ambitious and I'm here to put in the hours. I'm here. कराची की अमल उमर की हलाकत, अस्पतालों का फुजला ठिकाना लगाने से मुतालिक केस, जबकि गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत और 18वीं तरमीम में ट्रस्ट अस्पतालों के सूबों को मुंतकली से मुतालिक केस का तफसीली फैसला भी आज सुनाया जाएगा। जी बिल्कुल, आज अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होनी है। अमानत गशकोरी से मजीद बात कर लेते हैं। अमानत बताएगा आज कौन कौन से अहम केसेस हैं जिनकी समाअत होनी है। बिल्कुल, आज सुप्रीम कोर्ट में चंद अहम मुकदमा ज़ेर समाअत आएंगे। इनमें अमल उमर जो कि 11 साल बच्ची थी कराची में, जिसको पुलिस गोली लगी थी जिसको, और उसकी हलाकत के बाद चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने आज को नोटिस लिया था, उस पर समाअत आज होगी। इसके अलावा चंद दीगर अहम मुकदमात भी हैं जिनमें अस्पतालों का फुजला ठिकाना लगाने से मुतल्लिक केस जो है वो भी आज ज़ेर समाअत आएगा। इसके अलावा हमजा शहबाज के खिलाफ उनकी मुबैना जो बीवी हैं जो कि दावा करती हैं आयशा आहद, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर रखी है, उस पर समाअत भी आज होगी। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच इन मुकदमात पर समाअत करेगा। इसके अलावा आज कुछ जो मुकदमात हैं उनके फैसले भी सुनाए जाने हैं, जिनमें गिलगित बल्तिस्तान की आईनी हैसियत से मुतालिक केस का आज फैसला सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 7 रुकनी लार्जर बेंच गिलगित बल्तिस्तान केस का तफसीली फैसला सुनाएगा। इसके अलावा सूबे सिंध की जानिब से 18वीं तरमीम के तहत जो ट्रस्ट अस्पताल है सूबों के, वो सूबों के हवाले करने से मुतालिक सिंध की जो दरख्वास्त थी उस पर समाअत आज कल समाअत उस पर हुई थी, और आज इस पर जो तफसीली फैसला है वो आज सुनाया जाएगा। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच इसका फैसला सुनाएगा। ठीक है, शुक्रिया, आपने हमें आगाह किया। अमानत आगे बढ़े आपको बताएं, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार आज रिटायर्ड हो जाएंगे। उन्होंने 2 साल 17 दिन तक करप्शन, पानी, शहरियत से लेकर अवामी फलाह बहबूद तक के मुकदमात के फैसले सुनाए। नवाज शरीफ, इमरान खान और जहांगीर तरीन से मुतालिक अहम तरीन मुकदमात भी सुने गए। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की रिटायरमेंट का कल आखिरी रोज होगा। अदालत उज़्मा ने मुकदमात निपटाने का सिलसिला तेज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने मसीही शादियों की रजिस्ट्रेशन का हुक्म देकर केस निपटा दिया। फैसला चीफ जस्टिस ने पढ़कर सुनाया। अदालत ने हुक्म दिया कि नादरा मैरिज सर्टिफिकेट जारी और हुकूमत पंजाब कानून साजी करे। ऑरेंज लाइन ट्रेन मंसूबे की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने हुक्म दिया कि ठेकेदारों को पैसे अदा किए जाएं। अगर काम ठीक नहीं होगा तो उनको पकड़कर पैसे वापस लेंगे। अदालत ने समाअत गैर मुइना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी।
जस्टिस फैसल अरब ने PIA पायलट्स पेंशन से मुतालिक केस का फैसला पढ़कर सुनाया। अदालत ने पेंशन में इजाफे से मुतालिक पायलट्स की दरख्वास्त खारिज करते हुए केस निपटा दिया। बढ़ती आलूदगी से मुतालिक केस में चीफ जस्टिस ने कमीशन के सरबराह डॉक्टर परवेज हसन एडवोकेट की खिदमात को सराहा। चीफ जस्टिस का कहना था कि जस्टिस एजाजुल एहसन फैसला लिखेंगे। अदालत ने मामला निपटा दिया। मुल्क में डैम्स की तामीर के हवाले से चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान का किरदार नाकाबिले फरामोश है। जस्टिस साकिर निसार के हुक्म पर कायम डैम्स फंड में अब तक 9 अरब 18 करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। मुल्क में पानी की किल्लत को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने नए डैम्स की तामीर का हुक्म दिया था। अमानत गशकोरी की रिपोर्ट। 6 जुलाई 2018 को कालाबाग डैम की तामीर से मुतालिक होने वाली समाअत में चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने पानी की किल्लत को दूर करने के लिए फौरी तौर पर दयामिर भाषा और महमद डैम की तामीर का हुक्म दिया। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर डैम्स की तामीर के लिए फंड कायम किया गया। चीफ जस्टिस ने डैम फंड के कयाम के बाद सबसे पहले डैमों की तामीर के लिए 10 लाख रुपए का अतिया जमा कराया, जिसके बाद मजीद 2 लाख रुपए जमा करा चुके हैं। चीफ जस्टिस के डैम फंड के लिए इक़दामात के बाद वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की अपील पर सुप्रीम कोर्ट दयामिर भाषा डैम के टाइटल को तब्दील करके सुप्रीम कोर्ट वजीर आज़म दयामिर भाषा डैम फंड रख दिया गया। वजीर आज़म इमरान खान ने कौम से अपील की कि डैम बनाने के लिए जिहाद करना है। ओवरसीज पाकिस्तानी कम अज कम $1000 डैम फंड में भेजें। पंजाब हुकूमत के मुलाजमीन डैम फंड में सबसे ज्यादा अतिया 1 अरब से जायद जमा कराकर सरे फहरिस्त हैं। दूसरे नंबर पर पाक फौज की जानिब से डैम फंड के लिए 58 करोड़ से जायद रकम अतिया की गई। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने 15 लाख, जबकि खेल और शोबिस समेत मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले लोगों ने भी डैम्स की तामीर में हिस्सा डाला। बैरून मुल्क बसने वाले पाकिस्तानी भी डैम फंड में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने डैम्स की तामीर के लिए चेयरमैन वाबडा की सरबराही में कमेटी भी कायम कर रखी है। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने कहा कि मुल्क की बका के लिए डैम्स की तामीर नागुजीर है, जबकि डैम्स फंड की मुहाफिज सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर दी जाने वाली तफसीलात के मुताबिक अब तक डैम फंड में 9 अरब 18 करोड़ से जायद रकम जमा हो चुकी है और फंड जमा होने का सिलसिला जारी है। अमानत गशकोरी 24 न्यूज इस्लामाबाद। तो नाज़रीन, चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार आज रिटायर्ड हो जाएंगे। चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने 31 दिसंबर 2016 को हल्फ उठाया था। अपनी मुद्दत के दौरान 43 अज खुद नोटिस भी उन्होंने लिए और मुतादिद के निमटाए भी। मजीद बात करते हैं अमानत गशकोरी से। अमानत, बताइएगा, आज चीफ जस्टिस का आखिरी रोज़ है, आज वो रिटायर हो जाएंगे, तो ये बताइएगा कि आज उनकी क्या मसरूफियात होंगी, क्या आज वो सुप्रीम कोर्ट में मौजूद होंगे? जी बिल्कुल, 31 दिसंबर 2016 को चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार ने अपने हल्फ उठाया था और चीफ जस्टिस पाकिस्तान मुकर्रर हुए थे। आज 2 साल 18 दिन 12 दिन बाद वो रिटायर हो जाएंगे और आज भी चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने जो मुकदमात हैं वो समाअत के लिए मुकर्रर किए हुए हैं, जिनमें अमल उमर का केस है, कराची की जो बच्ची थी, इसके अलावा आयशा आहद वाला केस, इसके अलावा चंद दीगर जो मुकदमात हैं उनके फैसले भी सुनाए जाने हैं। तो 11 बजे तक चीफ जस्टिस पाकिस्तान मियां साकिब निसार कमरा नंबर 1 में मौजूद होंगे, वो केसेस की समाअत करेंगे। उसके बाद फुल कोर्ट रेफरेंस होगा 11:30 बजे और फुल कोर्ट रेफरेंस में अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान बार कौंसिल के वाइस चेयरमैन और जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन है उनके सदर खिताब करेंगे और फुल कोर्ट रेफरेंस में चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार भी आज अलविदाई खिताब करेंगे और वो तमाम जो जजेस और दीगर अटॉर्नी जनरल समेत दीगर जो वकला हैं उनका शुक्रिया भी अदा करेंगे। ताहम चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपने मुलाजमत के दौरान 43 के करीब आज को नोटिस लिए थे और इंसानी हकूक़ की जो दरख्वास्तें थी 250 से ज़ायद उन्होंने इंसानी हकूक़ की दरख्वास्तें भी सुनी और जिनमें से मुतअद्दिद उन्होंने निपटाई भी हैं और जो नोटिस लिए गए थे आज को नोटिस उनमें से तकरीबन 36 के करीब वो निपटा चुके हैं और चंद आज जो हैं उनमें से उनका भी फैसला सुनाया जाना है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान जो है वो आवाम में जो है काफ़ी मकबूल हुए क्योंकि उन्होंने हस्पतालों से मुतालिक नोटिस लिए, जो बुनियादी हकूक़ थे आवाम के, उस पर चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने नोटिस लिए और ख़ुद भी वो दौरा करते रहे हैं हस्पतालों का और दीगर जो अवामी जगह हैं वहाँ का और आवाम के मसाइल भी सुने उन्होंने। ताहम जो सियासी कुछ फैसले भी थे उन्होंने किए, उन्हें तनकीद का निशाना भी बनाया जाता रहा, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान का जो सबसे बड़ा मसला है यानी पानी का मसला, उस पर उन्होंने एक नोटिस लिया और उन्होंने डैम फौरी तौर पर डैम बनाने का हुक्म दिया था, जो कि 2019 में डैम की तामीर शुरू हो जाएगी। दयामिर भाषा और मोहम्मद डैम के हवाले से सुप्रीम कोर्ट
कोर्ट ने एक फ़ंड भी कायम कर रखा है जिसमें पाकिस्तानी अवाम और बैरून मुल्क जो पाकिस्तानी हैं वो एहतियात भी जमा करा रहे हैं। तो आज चीफ जस्टिस पाकिस्तान अपनी अहम फैसले करने के बाद और अहम मुकदमात की समाअत करने के बाद 2 साल 18 दिन बाद आज रिटायर हो जाएंगे। उनका कल नामजद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है आसिफ सईद खोसा वो अपने ओहदे का हलफ उठाएंगे। ठीक है, शुक्रिया अमानत गोश्कोरी, आपने हमें तमाम तफसील से भी आगाह किया है। आगे बढ़े आपको बताएं नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगज़ेब पर मुश्तमिल डिवीजनल बेंच जो है दरख्वास्त पर समाअत करेगा। बात करेंगे एहतशाम कियानी से। एहतशाम, बताइएगा। देखिए, वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की नाअहली के लिए दायर दरख्वास्त पर समाअत आज होगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त गुजार ने रजू किया था और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया गया था कि चूँकि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपनी बेटी को कागज़ात नामज़दगी में छुपाया है, इसलिए वो सादिक और अमीन नहीं रहते, आर्टिकल 62 और 63 पर पूरा नहीं उतरते, इसलिए अदालत उनको नाअहल करार दे। ये दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर हुई है। आज चीफ जस्टिस हाई कोर्ट जस्टिस अतर मिनल्लाह की सरबराही में 2 रुकनी बेंच इस दरख्वास्त पर समाअत करेगा। गुज़िश्ता समाअत पर जो मुतफर्रिक दरख्वास्त थी उनकी उस पर समाअत करते हुए अदालत ने ये रिमार्क्स दिए थे कि ये उनका ज़ाती मामला है, इस पर अदालत इंक्वायरी तो नहीं कर सकती, लेकिन दरख्वास्त गुजार की जानिब से ये इस्तदा की गई थी कि जो मेन दरख्वास्त है उसको समाअत के लिए मुकर्रर किया जाए, उसमें वो अपने दलाइल से अदालत को मुतमईन करने की कोशिश करेंगे। तो अदालत ने आज उनको मेन दरख्वास्त पर बुलाया है और दलाइल दिए जाएंगे, दरख्वास्त गुजार की जानिब से अदालत को मुतमईन करने की कोशिश की जाएगी। जी एहतशाम का यानी शुक्रिया आपका। उधर वज़ीर आज़म ने विफाकी कबीना का इजलास आज तलब कर लिया। ECL से नाम निकालने पर गौर होगा, जबकि सीमेंट की दस्तयाबी और कीमत का जायजा भी लिया जाएगा। चेयरमैन PTA के तयनाती की मंजूरी और ECC के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। तो आपको बताते चले, वज़ीर आज़म ने विफाकी कबीना का इजलास आज तलब कर लिया है। ECL से नाम निकालने पर गौर होगा, जबकि सीमेंट की दस्तयाबी और कीमत का जायजा भी लिया जाएगा। चेयरमैन PTA की तयनाती की मंजूरी और ECC के फैसलों की तौसीक भी एजेंडे में शामिल है। नैब का कहना है कि किसी की ख्वाहिश पर आसिफ अली जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। नैब को सुप्रीम कोर्ट के फैसले की मुसद्दका कॉपी मौसूल नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानून अपना रास्ता खुद बनाएगा। नैब ने इस ज़मन में सुस्त रवि के तासुर को यकसर मुस्तरद कर दिया है। आपको बताते चले, नैब का ये कहना है कि किसी की ख्वाहिश पर भी आसिफ अली जरदारी, वजीर आला सिंध मुराद अली शाह और फरियाल तालपुर को गिरफ्तार नहीं किया जा सकता। आगे बढ़े और आपको बताएं, अवाम बिजली, गैस और पानी जैसी बुनियादी सहूलियात जिंदगी से महरूम है, लेकिन विफाकी वज़रा पार्लियामेंट में चैम्बर्स ना मिलने पर बरहम है। वज़रा ने शहबाज शरीफ से एक चैम्बर खाली करने का मुतालिबा कर दिया, जबकि फैसल वाबदा ने तो हद ही पार कर दी। अवाम गुर्बत महंगाई के हाथों चीखे मार रही है, तो क्या हुआ, वज़रा भी चीखे मार रहे हैं। बड़ी ज़रूरत होती है क्योंकि आप बार बार ऑफिस जा सकते हैं। मैं उठ के जा रहा हूँ असेंबली का सेशन छोड़ के ऑफिस के अंदर, लेकिन यहाँ ऑक्यूपेशन पहले से ऑक्यूपाई कर चुके हैं, उसमें मोनोपोली होगी। ज़रूरत तो है लेकिन अब लड़ तो नहीं सकते। अवाम की चीखें बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी के लिए है, जबकि वज़रा की चीखें पुरतायुश कमरों के लिए, जिन्हें पार्लिमानी ज़ुबान में चैम्बर कहते हैं। वज़रा इन चैम्बरों के लिए इतने उतावले हो रहे हैं कि अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ से चैम्बर वापस लेने का मुतालबा भी बाआवाज़े बुलंद कर रहे हैं। एक मिनिस्टर चैम्बर नहीं ले सकता और स्पीकर साहब एक मिनिस्टर को चैम्बर नहीं दे सकते हैं, वो मिनिस्टर आवाम के लिए क्या खिदमत करके महकमा कैसे चलाएगा वो। आइए अब हम आपको बताएं कि चैम्बर होता क्या है। मिनिस्टर चैम्बर में 2 स्टाफ के कमरे, किचन, अटैच बाथ और ऐवान की कार्रवाई सुनने के लिए रेडियो और टीवी की सहूलियात भी मौजूद होती हैं।
वफाकी वजीर फैसल वाडा तो शहबाज शरीफ से कुछ ज्यादा ही खफा दिखाई देते हैं। उन्होंने तो अपोजिशन लीडर से सारे ही चैम्बर वापस लेने का सोच रखा है। इस वक्त 29 में से 24 चैम्बर पहले ही वफाकी वुज़रा और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ के ज़ेरे इस्तेमाल हैं। वुज़रा का ख्याल है कि शहबाज शरीफ एक चैम्बर खाली करें तो इसके साथ मौजूद हाल मिलाकर नए चैम्बर बनाए जा सकते हैं। उधर हुकूमत बचाने के लिए कप्तान की तगोदो जारी है, जबकि एमक्यूएम का यह दावा है कि वजीर आजम इमरान खान 9-0 खोलने पर राजी हो गए। खालिद मकबूल सिद्दीकी की क़यादत में एमक्यूएम के वफ़द ने वजीर आजम से मुलाकात की। एमक्यूएम पाकिस्तान ने लापता कारकुनान की बाजियाबी, बंद दफातर की बहाली और हैदराबाद यूनिवर्सिटी के क़याम का मुतालबा भी किया। वजीर आजम ने तमाम नुकात पर अमल दरामद की यकीन दहानी करवाई। हर सियासी जमात का हक है माजी में भी वज़राए आज़म के इस्तीफ़ों का मुतालबा होता रहा है। हमने खुद पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में हम रहे, हमने कई दफ़ा खुद चीफ मिनिस्टर जो कायम अली शाह साहब थे थर के ऊपर दीगर इशूज़ पे उनसे इस बात का मुतालबा किया है, वज़रा से मुतालबा किया है कि अगर आप अहल नहीं हैं, आपसे नहीं कंट्रोल हो रहा तो आप ये मनसब छोड़ दें। लेकिन हमारी किसी भी मीटिंग के अंदर बाकायदा तौर पर PTI की तरफ से कोई प्रपोजल इस हवाले से नहीं आया कि हम कोई इन हाउस तब्दीली की तरफ जा रहे हैं। अगर मरकज में कोई तब्दीली लाने का सोचा जाता है ऑपोजिशन की जानिब से, फिर MQM कहां पर खड़ी होगी या फिर किसी इशारे की मुंतजर रहेगी? वही जवाब जो मैंने आपको सूबे की तब्दीली की दिया, वही जवाब मैं मरकज की भी तब्दीली का दूंगा। हुए शहीद हुए, वालिद को बेटे की शहादत पर फख्र है। मजीद बता रही हैं जुल्करनैन ताहिर। जी जुल्करनैन। जी बिल्कुल, शेर बहादुर न सिर्फ नाम का बल्कि काम का भी शेर था। शहीद शेर बहादुर के हिस्से में शहादत आई, वो मनसब शहादत पर फायज हुए। मेरे साथ इस वक्त शहीद शेर बहादुर के वालिद मौजूद हैं, उनसे बात करके जानते हैं कि उनका बेटे की शहादत पर क्या कहना है। जो बताइएगा, इतना बड़ा मनसब मिला कि शहीद का वालिद होना, कैसा महसूस करते हैं? बहुत अच्छा फील करते हैं जी, क्योंकि साढ़े ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ सन 47 ਤੋਂ ਲਾ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸ਼ਹੀਦ ਮਿਲਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਾਰਾ ਪਿੰਡ और मेरे बेटे, मैं बहुत ऐसी खुशी महसूस करते हैं। जब भी वतन की खातिर जान देने की बात आएगी, जब भी वतन की खातिर जो है वो बाहर निकलने की बात आएगी, तो फिर हमारा हर बच्चा जो है वो शेर बहादुर है। और मैं पूरी कौम की जानिब से न सिर्फ शहीद शेर बहादुर को बल्कि उसके वालिद को भी जो है वो सलाम पेश करता हूँ कि इतनी जुर्रत और बहादुरी वाला बेटा था, और उनसे भी बढ़कर जुर्रत और बहादुरी वाला बाप है जो कह रहा है कि मुझे अपनी बेटे की शहादत पर फ़ख्र है कि बेटा मुल्क की खातिर कुर्बान किया। ठीक है, शुक्रिया जुल्करनैन, आपने हमें आगाह किया। उधर कराची में पुलिस मुकाबलों और छापामार कार्रवाइयों के दौरान अगवा बराए तावान के मुलजिम समेत 3 मुलजिमों को गिरफ्तार किया गया है। गुलबहार में फायरिंग से नौजवान जख्मी भी हो गया। दानियल सैयद की रिपोर्ट। कराची के इलाके महमूदाबाद में पुलिस मुकाबले के दौरान 2 मुलजिमान को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जमशेद टाउन पुलिस के मुताबिक मुलजिमान शहरियों से लूट मार कर रहे थे। मुलजिमान के कब्जे से असलहा, छीना हुआ सामान और मोटरसाइकिल बरामद कर ली, जबकि गुलबहार इंक्वायरी ऑफिस के करीब फायरिंग से एक नौजवान जख्मी हो गया। उधर मुबीना टाउन पुलिस ने मद्रास चौक के करीब कार्रवाई करके अगवा बराए तावान के इश्तिहारी मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के दौरान मुलजिम के बैग से कपड़ों में छुपाए गए 2 दस्ती बम भी बरामद किए गए। मुलजिम के कब्जे से मसरूका मोटरसाइकिल भी तहवील में ले ली गई। मलीर पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने 2009 में डॉक्टर शमसुद्दीन को तावान के लिए अगवा किया। मुलजिम के खिलाफ थाना एयरपोर्ट जैकबाबाद में अगवा बराए तावान और दहशतगर्दी एक्ट के तहत भी मुकदमात दर्ज हैं। सिंध हुकूमत ने 2010 में मुलजिम अब्दुल गफ्फार के सर की कीमत 5 लाख रुपए मुकर्रर की थी। पुलिस ने मुलजिम के खिलाफ दहशतगर्दी एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज करके मजीद तफ्तीश शुरू कर दी। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची। कराची में साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर पर मुबैना तौर पर हमले की कोशिश करने वाले मुलजिमों की जानिब से ताक़ुब किए जाने की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ ने हासिल कर ली है। ये रिपोर्ट देखिए। जनवरी की शब साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर पर हमले की कोशिश करने वाले मुलजिमों को पुलिस तो गिरफ्तार न कर सकी, अलबत्ता मुलजिमों की गाड़ी की CCTV फुटेज 24 न्यूज़ सामने ले आया। CCTV फुटेज में सफेद कार में सवार मुलजिमान को साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर की रिहाइशगाह के बाहर बार बार गश्त करते देखा जा सकता है। साबिक गवर्नर सिंध मोहम्मद जुबैर का दावा है कि मुलजिमान की गाड़ी ने इनसे कब्ल घर से निकलने वाले इनके साहबजादे की गाड़ी का भी ताक़ुब किया। दानियाल सैयद, 24 न्यूज़, कराची।
और अब आपको बताएंगे लाहौर एयरपोर्ट पर शराब दस्तयाब होगी। महकमा एक्साइज, पुलिस और ज़राई इंतजामिया ने NOC इस हवाले से जारी कर दिया है। यूनिकॉर्न कंपनी ने रॉयल स्विस इंटरनेशनल के नाम से लाइसेंस मांगा था। L2 लाइसेंस के लिए महकमा एक्साइज ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। तो अब देखना ये होगा कि आया ये समरी मंजूर होती है या नहीं। लेकिन लाहौर एयरपोर्ट पर अब शराब दस्तयाब होने जा रही है। महकमा एक्साइज, पुलिस और ज़राई इंतजामिया ने NOC इस हवाले से जारी कर दिया है। यूनिकॉर्न कंपनी ने रॉयल स्विस इंटरनेशनल के नाम से लाइसेंस मांगा था। L2 लाइसेंस के लिए महकमा एक्साइज ने समरी वज़ीर आला पंजाब को भिजवा दी है। खबर दें कि आपको नारोवाल से, जहां मक्की मस्जिद रोड 5 साल से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर सीवरेज का पानी जमा रहता है। नमाजियों और तुलबा को शदीद मुश्किलात का भी सामना है। मजीद बता रही हैं यासिर इरफात। ये यासिर। जी बिल्कुल जी, मैं इस वक्त मक्की मस्जिद रोड पर मौजूद हूँ। ये शहर का बिल्कुल वस्त है। ये रोड जो है ये ईदगाह चौक और जो जफरवाल बाईपास है, इन दोनों को आपस में मिलाता है। जितने भी कारोबारी मराकज़ हैं वो ईदगाह रोड और जफरवाल रोड पर ही मौजूद हैं। मैं जिस जगह पर मौजूद हूँ, ये अरसा 2 साल से यहाँ पर सीवरेज का पानी जमा है। यकीन जानिए मैं भी इस टाइम जो है गंद में खड़ा हूँ। जितनी भी रहायशें हैं यहाँ पर, उनका क्या कहना है और जितने भी यहाँ पर कारोबारी मराकज़ हैं उनका क्या कहना है। मेरे साथ एक अहले इलाका मौजूद है, उन्हीं से बात कर लेते हैं। जी भाईजान बताइएगा। 2 साल तो इतने गंद पड़ा है, मतलब रस्ता खराब है साडा। 2 साल तो सीवरेज का पानी है। आसन इकबाल को गए, वसीम बट को गए, कोई मसला हल नहीं होंदा। हुण सीवरेज का पैप पाया जिहदे गटर उबल के पानी है सारा खड़ा है। बारिश का पानी नहीं है। साडे कोल गाहक नहीं वड़दा, बेरोजगारी इस रोड की वजह तो साडे कोल। ठीक है, साल हो गया सानू इत्थे कारोबार दू किराए भरदे आ, गाहक नहीं आउंदा, पैदल नहीं लंघिया जांदा इत्थों दी। गड्डियां वाले डिग पैंदे ने, गड्डियां फस जांदियां ते रस्ता खराब हो जांदा। बच्चियां या जांदियां ने अकैडमी, वो गिर जांदियां ने, खराब हुंदा मसला बड़ा। साडा कोई मसला हल नहीं हो रहा। यह पानी सारा जिहड़ा बारिश का पानी नहीं है, ये पानी सीवरेज का पानी है। यह जिहड़े हुण नवें गटर बने ने, इन्हां दा पानी है। जी बिल्कुल जी, जैसा कि आपने शहरी की बात सुनी कि ये बारिश का पानी नहीं है, ये जो है गटरों से, नालों से उबल कर बाहर इकट्ठा हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पे गंद इकट्ठा हो गया हुआ है। हमारे बच्चे जब एकेडमी जाते हैं तो वो अपने कपड़े ख़राब करके घर में आ जाते हैं। हमारे कारोबार तबाह हो गए हैं। हमारी जो ज़िली इंतज़ामिया और आला हुकाम से अपील है कि बराए मेहरबानी इस सड़क को बना दिया जाए ताकि हमारी ज़िंदगियाँ जो है वो आसान हो सके। जी जासिर, शुक्रिया आपका। उधर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ से लाहौर लखपत जेल में आज मुलाकातों का दिन है। साबिक वज़ीर आज़म से मरियम नवाज और दीगर रिश्तेदार मुलाकात भी करेंगे, जबकि मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी नवाज शरीफ से मुलाकात करेंगे। मजीद जानेंगे उमर असलम से। जी उमर। जीजिया रेफरेंस में सजा याफ्ता साबिक वज़ीर आज़म और कायद पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात का दिन मुकर्रर किया गया है। सुबह 9 बजे से ही लीगी कारकुनान, रहनुमा, अरकान सूबाई असम्बली साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए पहुँचना शुरू हो चुके हैं। दोपहर 2 बजे तक मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से ये लोग मुलाकात कर सकेंगे। आपको बताते चलें कि ज़राए के मुताबिक साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से उनकी साहबजादी मरियम नवाज जो है वो तकरीबन 12 बजे मुलाकात के लिए पहुँचेंगी। घर से खाना भी अपने वालिद के लिए लेकर आएंगी। जबकि आज कोट लखपत जेल के बाहर, जहां पर मुस्लिम लीग नून के अरकान सूबाई असम्बली जो कि न सिर्फ लाहौर, शेखुपुरा, गुजरांवाला समेत दीगर हलकों से, इलाकों से आए हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से इज़हार यकजहती के लिए, उनसे मुलाकात के सिलसिले में। वहीं पर पुलिस की तादाद के हवाले से भी अगर बात करें तो पुलिस की ज़्यादा नफरी मौजूद है। आमतौर पर यही देखा गया है कि 1 से 2 पुलिस एहलकार कोट लखपत जेल के बाहर मौजूद होते हैं, लेकिन आज पुलिस की ज़्यादा तादाद यहाँ पर मौजूद है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा कारकुनान इज़हार यकजहती कर रहे हैं साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ से। यहाँ पर नारे भी लगाए गए हैं, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जिंदाबाद और वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ। मुस्लिम लीग नून के रहनुमाओं का कहना है कि साबिक वज़ीर आज़म मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने हमेशा मुल्क की मफाद में फैसले किए। उनका कहना है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ अवामी लीडर है और उनको अवाम की खिदमत की सजा दी जा रही है। जी उमर, शुक्रिया आपका। पाकिस्तान का तमाम डेटा और मालूमात अब IMF की बराह रास्त रसाई में होगी। पाकिस्तान ने बैनुल अक़वामी मालियाती फंड के बेहतर जनरल डाटा शेयरिंग के निज़ाम को लागू कर दिया है।
پاکستان نے معاشی اعداد و شمار اکٹھا کرنے کے لیے IMF کا طریقہ اختیار کر دیا۔ IMF کے مطابق درست معاشی ڈیٹا سے اسٹیٹ بینک، وزارت خزانہ اور ادارہ شماریات کے درمیان رابطہ بہتر ہوگا۔ معاشی تجزیہ کاروں کے مطابق درست اعداد و شمار کے اکٹھا ہونے سے حکومت کے لیے بجٹ بناتے وقت فیصلہ سازی میں آسانی ہوگی۔ نیشنل ڈیٹا سمری پیج ایک قومی ڈیٹا پورٹل ہوگا جس پر نیشنل اکاؤنٹ، گورنمنٹ آپریشنز، قرضوں، مالیاتی سیکٹر، ادائیگیوں کے توازن کے بارے میں ہر قسم کا ڈیٹا وار دوسری تمام معلومات دستیاب ہوں گی، جبکہ ان نیشنل ڈیٹا سمری پیج کا لنک IMF کی متعلقہ ویب سائٹ پر موجود ہوگا۔ تمام ڈیٹا مشین ریڈیبل فارم میں بھی فراہم کیا جائے گا۔ IMF کے مطابق اس سے تمام اسٹیک ہولڈرز کے لیے پاکستان کی مالیاتی پالیسیوں اور اقتصادی صورتحال کی مانیٹرنگ میں آسانی ہوگی، جبکہ ریٹنگ ایجنسیز اور سرمایہ کاروں کو بھی سہولت ہوگی۔ بھارتی اداکارہ ادیتی سنگھ پاکستانیوں کی مہمان نوازی سے خوش، کہتی ہیں کہ پاکستان میں انہیں بہت پیار ملا۔ وہیں پاکستانی اداکارہ میرا کا کہنا تھا کہ فن سرحدوں کی قید سے آزاد ہے۔ بھارتی اداکارہ ادیتی سنگھ کی میرا کے ہمراہ کراچی پریس کلب آمد۔ فلم اینڈ ٹی وی جرنلسٹ ایسوسی ایشن اور کلب اراکین کی جانب سے بھرپور استقبال کیا گیا۔ ادیتی سنگھ کا کہنا تھا کہ پاکستان میں انہیں بہت پیار ملا، ان کے دل میں پاکستان کے لیے ہمیشہ محبت رہے گی۔ پاکستان کے لیے میرے دل میں ہمیشہ پیار رہے گا۔ میں جس بھی ملک میں جاؤں گی میں پاکستان کے بارے میں بات کروں گی، پاکستان کے لوگوں کے بارے میں، پاکستان کے پیار کے بارے میں بات کروں گی۔ اداکارہ میرا کا کہنا تھا کہ ہم آرٹسٹ محبت کے محتاج ہیں، ہمیں خارجہ پالیسی یا سیکیورٹی کلیئرنس کی نہیں بلکہ محبت اور بھائی چارگی کی ضرورت ہے۔ یہ فنکاروں کا کام ہے کہ محبت کا پیغام عام کریں۔ اور ہم آرٹسٹ ان ساری چیزوں سے آزاد ہیں۔ ہمیں نہ سیاسی حالات روک سکتے ہیں، نہ خارجہ پالیسی ہمارے آڑے آ سکتی ہے، اور نہ ہی ہمیں کسی سیکیورٹی کلیئرنس کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہمیں اگر کسی چیز کی ضرورت ہوتی ہے، ہم اگر کسی چیز کے محتاج ہیں، وہ محتاج ہیں ہم پیار کے، ہم محبت کے، بھائی چارگی۔ شوبز سے وابستہ صحافیوں اور پریس کلب اراکین کی جانب سے مہمانوں کو گلدستہ اور سندھ کی ثقافت اجرک بھی پیش کی گئی۔ ادھر آپ کو بتائیں، معین خان کرکٹ اکیڈمی میں 8ویں ڈیفکلیریا کرکٹ لیگ کا افتتاح ہو گیا ہے۔ کراچی سے 24